आज हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता का अध्ययन करेंगे। भाषा की अनेक समस्याएं होती हैं और इस विषय पर बहुत कम लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे और इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य करके एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है और साथ ही इस बात की भी प्रेरणा दी है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को सीखें, पढ़ें और साथ ही उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषाओं को, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं को सीखें और समझें, जिससे दोनों क्षेत्र के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। भाषा की विशेषता पर सबसे पहले लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया और अपना निष्कर्ष निकाला कि हमें भाषा को सदैव आधुनिक बनाने पर विचार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से विज्ञान अपनी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है, कोई हेलीकॉप्टर बनाता है, कोई तोप बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, तो उनमें सदैव आधुनिकता लाने का प्रयास वैज्ञानिक लोग करते रहते हैं और वह वस्तु एक नए रूप में सदैव हमारे सामने आती रहती है। तो हम लोग कहते हैं नई टेक्नोलॉजी आई है, इसमें ऐसा हो गया, पहले वैसा था, वैसा हो गया। तो इसी तरह से भाषा भी परिवर्तनशील होती है, अर्थात उसमें नए नए भाव, नए नए विचार, नए शब्द, नए मुहावरे, नई लोकोक्तियाँ, नई नई रीतियाँ, ये सदैव उसमें आती रहती हैं और यदि ये सब ना हो तो भाषा वहीं की वहीं रुक जाती है। तो ये कार्य भी भाषा की आधुनिकता कहलाता है। इसलिए हमें अपनी भाषा को आधुनिक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। रमणीय माने सुंदर होता है कि हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, अगर हम उसमें कुछ सुंदर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसमें सदैव नवीनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ जो संस्कृत के कवि हुए, उन्होंने कहा था, क्षणे क्षणे ये नवतायम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। अर्थात जो रूप क्षण क्षण में नवताम माने नवीनता को प्राप्त करता है, उपैति माने प्राप्त करता है, तदैव रूपम का वही रूप रमणीयता है, माने सुंदर होता है। रमणीयता और नित्य नूतनता अनुन्याश्रित हैं, माने एक दूसरे पर आश्रित हैं, अलग अलग नहीं है। जो वस्तु सुंदर है वही नवीन है और जो नवीन है वही सुंदर हुआ करती है। और यदि कोई वस्तु सुंदर ना हो तो आपका मन भी उसको ग्रहण करने के लिए नहीं करेगा। ये जैसे कोई कपड़ा है, तो कपड़ा यदि वो सुंदर है तभी आप उसको पहनने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होती है। यदि वो सुंदर ना हो तो अच्छा नहीं होगी। साथ में कहा कि सुंदर कौन होगा, कि जो नया है वही सुंदर होगा। पुराना कपड़ा है, वो किसी समय नया था, सुंदर था, आपने उसको पहना, लेकिन आज पुराना हो गया, नयापन खत्म हो गया उसका, इसलिए उसकी सुंदरता भी चली गई। तो रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को ही सूचित किया करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। मतलब यह कि जो उसमें नवीनता होती है, नवीनता के अभाव में कोई भी वस्तु ना तो उसको समाज स्वीकार करता है, ना कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। इसी प्रकार से यदि कोई समाज, उसमें बहुत पुरानी रीतियां नीतियां चली आ रही हैं, वो उन्हीं को मानता चला आ रहा है, तो इस ऐसी रीति नीतियों को मानने वाला समाज भी अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। तो सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज
जैसे आगे बढ़ नहीं पाता है, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। इसी प्रकार से भाषा के संबंध में वही नियम लागू होता है कि भाषा भी अपनी पुरानी रीति नीतियों पर चलती रहती है, तो वह समाज को या जनता को गति देने में असमर्थ रहती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो भाषा की जरूरत क्या है हम लोगों को, कि हम बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति सुनता है, उसने दूसरे से कहा, उसने तीसरे से कहा, उसने चौथे से कहा, इससे भाषा हमारा विचार एक दूसरे के पास में पहुंचता रहता है। लेकिन भाषा में ये शक्ति आए, उत्पन्न हो, तो कहीं शक्ति उत्पन्न कब होती है, जब वह अपने में परिवर्तन करती है, समय के अनुसार सही अर्थों को, सही मुहावरों को ग्रहण करती है, तब वो भाव प्रकट करने में सफल हुआ करती है। इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती है। भाषा की इसके अलावा और क्या आवश्यकता है। तो इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त, यानी जो हमको दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुर्वहता का परिहार करने में नियत है। दुर्वहता माने कठिनाई, जो उसमें अनेक प्रकार के संश्लेषण होते हैं, उनमें कुछ कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने में उनकी उपयोगिता होती है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम में से कोई व्यक्ति जापान गया, तो जापान में हिंदी नहीं बोली जाती है, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो जापान के लोगों से हम बातचीत करते हैं, तो वहां से हम 10, 20, 50, 100 शब्द सीख लेते हैं। और जब हम भारत में लौट करके आते हैं, अपने लोगों के बीच में वो व्यक्ति बात करता है, तो संयोगवश वो जापानी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर डालता है। तो कहा कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कब। कहा कि इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली चीज है कि अगर हमारी भाषा में वो शब्द पहले से मौजूद है और उसके स्थान पर हम जापानी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो का ये उचित नहीं है। हाँ, उचित कब है कि वो शब्द हमारी भाषा में हो ही ना, तो उस शब्द को हमें ज्यों का त्यों अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें दूसरे शब्द का निर्माण नहीं करना चाहिए, पर्यायवाची नहीं ढूंढना चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। आप देखते हैं कि हिंदी में बहुत से शब्द अरबी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, रूसी भाषा के भी हैं, पुर्तगाली भाषा के भी हैं, लेकिन वो हैं कब। आज वो इतने घुल मिल गए हैं कि हमें उनमें ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इनमें कौन सी भाषा का शब्द है, ये हिंदी का है या पुर्तगाली भाषा का है। जैसे बाल्टी शब्द है, अब बाल्टी हमारी जीवन शैली में इतना रच बस गया है कि हमें पता ही नहीं कि किस भाषा का शब्द वास्तव में पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो का यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। ये सूक्ति है, अंडरलाइन करें इसको, कि भाषा म्यूजियम जानते हैं, संग्रहालय, जिसमें बहुत प्राचीन काल की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। तो इसमें जैसे अकबर के समय के युद्ध के जो हथियार थे उनका संग्रह किया है। उस समय के लोग किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं वो संग्रह किया, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे वो संग्रह किया। तो हम लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं कि हाँ, इस कालखंड में इस प्रकार के लोगों का जीवन शैली थी, इन वस्तुओं का लोग प्रयोग किया करते थे। तो क्या भाषा के साथ में ऐसा नहीं होता है। भाषा कोई म्यूजियम की वस्तु नहीं, कोई शब्द हमने उठाया उसको एक अलमारी के किसी खाने में सजा करके रख दिया कि भाषा का प्रयोग किसी समय हुआ करता था, अब प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। वो सदैव परिवर्तनशील है।
वो सदैव नवीनता को ग्रहण करते हैं और तभी वो आगे को बढ़ा करते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। जो हमारी संस्कृति है वह उससे अलग नहीं है, और संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा हुआ करता है, क्योंकि जो परंपराएं हैं वो परिवर्तनशील हुआ करती हैं, इसलिए संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वो भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कैसे कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो गतिशील है, और उसी के साथ साथ में भाषा भी गतिशील हुआ करती है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और उसका प्रभाव हमारी संस्कृति के ऊपर भी पड़ता है। संस्कृति की इस गति को विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप होने वाले जो नए नए आविष्कार हैं वे और भी अधिक तेज कर दिया करते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे सांस्कृतिक परिवेश में भी परिवर्तन आना अनिवार्य है, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई भाव योजनाएं होती हैं, इसके लिए हमें नए नए शब्दों की खोज की जरूरत पड़ा करती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे विज्ञान में किसी वस्तु की खोज की, कोई सिद्धांत खोज किया, तो हमें निश्चित है कि उसके लिए एक नए शब्द की जरूरत भी पड़ा करती है। इसलिए हमें भाषा में परिवर्तन भी करना पड़ता है, क्योंकि ये परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन का एक अंग होते हैं। अतः उनके अभिव्यक्ति के लिए हमें अपनी भाषा के परंपरागत प्रतीकों को त्याग करके अथवा उनमें कुछ संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि ये भाषा की परंपरागत सामर्थ्य उस परिवर्तित नवीनता को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती है। विज्ञान के प्रयोगों के आधार पर हमारे जीवन में अनेक बदलाव आते हैं, और उस बदलाव के फलस्वरूप हमें नए शब्दों की खोज की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन संभव कैसे है, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। तो इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है? कहा यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष का प्रयास होना चाहिए, और सहज सिद्ध से आशय इतना है कि भाषा की एक गति स्वाभाविक होने के कारण किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। अर्थात जैसे आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में परिवर्तन किया, संशोधन किए, तो इसका मतलब है कि वहां पर प्रयास किया गया, यत्न किया गया। इसके पीछे कोई एक व्यक्ति होता है अथवा कई व्यक्तियों का समूह होता है। लेकिन सहज सिद्ध से कि इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं होता है, स्वतः हो जाया करती है। कि जैसे हम लोग तोतला करके बोलने लगते हैं बच्चों को बोलता हुआ देख करके, तो इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना होता, वो अपने आप स्वतः चलता है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना एक अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ। तो कहा कैसे? जैसे आप जानते हैं कि टीचर शब्द है, आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और टीचर का बहुवचन जिसको प्लूरल नंबर कहते हैं टीचर्स होता है। अब आपने टीचर शब्द का हिंदी में प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे कि आज टीचर ने हमको ये पाठ बहुत अच्छा पढ़ाया, अथवा ये कहेंगे आज कक्षा में टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं। अब
टीचर का बहुवचन टीचर्स होता है कि ना कि टीचरों, लेकिन हमने उसको हिंदी में प्रयोग किया तो उसकी मूल प्रकृति क्या है, टीचर, और हमने अपनी उसकी भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया टीचरों, अर्थात बहुवचन उसका बना दिया। अब ए या ओ जोड़ करके हम हिंदी में बहुवचन बनाया करते हैं, तो ये भाषा का कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी जो मूल आत्मा है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगा। इसी प्रवृत्ति विशेष को ध्यान में रख करके हम अन्य भाषा के शब्दों को स्वीकार कर लिया करते हैं। का ये काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर माने शीघ्रता के साथ होना चाहिए, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है, शब्द होता है। यदि भाषा में शब्द ना हो तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। यदि भाषा में विकास होता है तो शब्दों के स्तर पर यानी नए शब्द की ही खोज की जाती है। हमारे दैनंदिन सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। का वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही हो जाया करता है। कभी कभी हम शब्दों की खोज करते हैं तो हमें कभी कभी बिना प्रयास के ही शब्द मिल जाते हैं, अर्थात वे शब्द उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए हैं, यानी उनमें किसी प्रकार का हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सीधे सीधे हमने उसको अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया। जैसे ट्रेन शब्द है, अंग्रेजी से आ गया, जापानी भाषा से बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में सीधे सीधे चले आए, संस्कृत भाषा से बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में सीधे सीधे चले आते हैं, तो कहा उनको हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो कहा कि नए शब्द जो इस प्रकार के जो अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, लेकिन साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी चाहिए, यानी हमारी जो भाषा है उसके अनुसार उनको शुद्धता दे देनी चाहिए। तो का यहाँ पर प्रयत्न की आवश्यकता होती है। अब इस अंश में जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, इनमें जो आपके लिए गृह कार्य हेतु कार्य दिया गया है उसे आप लोग अपनी कॉपी पर